चलो ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Just a minute, huh? Just a minute. So let us start with the chapter tissues today. And as this is the very first class of this chapter, I would like to share something with you. A bilkul basic introduction of the chapter. So when we talk about the term tissues, पहली बात तो ये क्लास 9th में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सेल, दूसरा पढ़ते हैं टिश्यूज. तो रेलेवेंस क्या है? सेल के बाद टिश्यूज क्यों पढ़ रहे हैं हम? कोई बता सकता है कि सेल के बाद टिश्यू क्यों पढ़ रहे हैं हम? पर yes ma'am, it is a cluster of similar tissue ma'am, cells, so ma'am it is called tissue. ओके, तो हमने पहले पढ़ा सेल के बारे में जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, है ना. और जो पर्व का कहना है, जो जिससे मेरे को ये लग रहा है कि वो क्या कहना चाहता है कि सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो है टिश्यूज. तो सेल के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो जब सेल्स यूनाइट करेंगे तो वो मिलके बनाएंगे टिश्यूज. तो इसके लिए हमें पहले सेल्स के बारे में मालूम होना ही चाहिए, है ना. तो इसीलिए हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं टिश्यूज. हम जैसे कि जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ. तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो दिखाते हैं वो भी हाईएस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं. लेकिन हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की, कि कुछ सेल्स इकट्ठे आ गए हैं, खुद से इकट्ठे आकर वो एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उनको हम टिश्यूज कहने लगते हैं. ठीक है, ओके एवरीवन? yes ma'am. Yes ma'am. तो जब हम टिश्यूज की बात करते हैं चैप्टर की, तो यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, जैसे बिकेट. बिकेट जो है इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, राइट. तो इन्होंने टिश्यूज के बारे में सबसे पहले बताया, लेकिन टर्म जो है हिस्टोलॉजी वो दिया मेयर ने उनके बाद. तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. बिकेट ने सबसे पहले टिश्यूज को स्टडी किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है. ओके yes ma'am. अब लेट अस इमेजिन ओवर हियर, यहाँ क्लास N1 में इतने सारे अच्छे स्वीट बच्चे हैं मेरे पास. मनीष है, पर्व है, लिपि है, जिवेश है, इतने सारे बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे. तो अगर हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल सेल है, अगर हर एक बच्चा एक इंडिविजुअल सेल है, तो क्या मनीष, पर्व और लिपि को मिला के मैं एक टिश्यू बना दूंगी? क्या लगेगा मुझे एक टिश्यू बनाने के लिए? हम सिमिलर सेल्स. सिमिलर सेल. तो पर्व का कहना है सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि पर्व, बहुत सारे पर्व हम इकट्ठे कर दें तो ये टिश्यू बनेगा. Similar functioning cells. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? जो सेम काम करते हैं. सेम काम करते हैं, मतलब आपका पर्व का मतलब था सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट यू मीन पर्व? Similarity in structure and function both. So according to him, similarity in structure and function. और प्रमेय आपका क्या मतलब है? सिर्फ फंक्शन में सिमिलैरिटी. Is this so? Yes मैम, मुझे लगता है सिर्फ फंक्शन में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मुझे बताना. जैसे एक टिश्यू है, प्लांट्स में पाया जाता है, जाइलम. सबने सुना है नाम? yes ma'am. Yes. टिश्यू है, क्या करता है कोशा? ये फंक्शन क्या है इसका? It transports water. It transport water and minerals. तो ये जब ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको 4 तरह के सेल लगते हैं. ठीक है, yes ma'am. ये 4 तरह के सेल्स में है नाम सीव ट्यूब. सॉरी, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो ये 4 तरह के सेल्स में नाम आएगा ट्रैकीड्स, वेसल्स, फिर आ जाएंगे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. अच्छा, अब आप दोनों बच्चे बताओ मुझे, पर्व और प्रमेय, ये 4 तरह के सेल हो गए, डिफरेंट हो गए. yes ma'am. तो 4 तरह के सेल्स हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग होंगे. yes ma'am. तो अब आपको क्या लगता है आपकी डेफिनेशन के बारे में? Similarity in function. Exactly, similarity in function. What we can say is that like individually हो सकता है उनका फंक्शन अलग हो, लेकिन मिलकर वो एक बड़े एम के लिए काम करें. मतलब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि इंडियन क्रिकेट टीम है और इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर भी है, विकेट कीपर भी है, बस सबका श्रेय, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो उनका गोल है, जो उनका एम है, दैट इज टू मेक द टीम विन, राइट? Everyone is playing its role.
That means to say each and every cricketer of the team is playing its role. That is an individual cell, but they have different roles, different functions, but they all have a similar specific function, that is to make the team win, right? Yes. Right. This is what is a tissue. It is made up of, it can be made up of similar, can be made up of a dissimilar cells, which may be dissimilar in structure and function, but then they are having a specific function to do. By doing their own specific function, they are aiming towards that particular goal for which that tissue has been made. Are we clear with the definition? Yes, ma'am. Everyone here? Yes. Yes, ma'am. So हम टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो हम एक लेवल अप हो गए, हाँ, हम सेल से आगे बढ़ गए, बिल्कुल हम सेल से आगे बढ़ गए, तो सेल के आगे की बात कर रहे हैं, हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स टिश्यू बनाएंगे वो डेफिनेटली वेल डेवलप्ड है, जो सिर्फ सेल्युलर स्टेट में रहते हैं उससे ज्यादा, राइट? भाई एक अमीबा है, वो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, हाँ, हेलो, हाँ, इधर ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूं, एक यहाँ पर हाइड्रा बनाया मैंने, ये जो हाइड्रा है ये एक सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें से ज्यादा डेवलप्ड आप किसको मान लोगे, बताओ? हाइड्रा। यानी हाइड्रा क्या दिखा रहा है इस अमीबा के कंपैरिजन में? टिश्यू। तो हाइड्रा दिखाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली इट इज मच वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू अमीबा, right now? Yes, ma'am. Right. So in this way, when we talk about tissues, we are talking about a kind of aggregation, organization. That organization may be present in plant, that may be present in animals. That means to say a very basic thing once again. हम सेल की बात करते हैं, लेकिन हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है ना? प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होता है, माने जब वो सेलुलर लेवल पर ही अलग अलग हैं, when they are different at the cellular level, then how can they be same at the tissue level? That means to say plant tissues animal tissues से अलग होंगे, है ना? Yes, ma'am. Right? So that is it. That is the thing कि plant tissue animal tissue से अलग होंगे। एक और बात, plant tissue plant cell से बना नेचुरली, एनिमल टिश्यू एनिमल सेल से बना है, लेकिन प्लांट और एनिमल टिश्यूज में से आपके हिसाब से क्लास N1 कौन बेहतर रूप से ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा बेहतरीन काम? एनिमल टिश्यूज। यानी जो हमारे अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं वो एक तो डिफरेंट है, नंबर 1 दे आर डिफरेंट, है ना? दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट टिश्यू। नंबर 2 वी हैव मच वेल डेवलप्ड tissue as compared to plants. Everyone agrees with this? Yes, ma'am. Yes. हाँ. Yes, ma'am. Ma'am, can we call a leaf? When we call? मैम एक लीफ होता है, क्या हम उसको एक टिश्यू बोल सकते हैं? बिकॉज वो तो ऑर्गन हो गया बेटा, उससे भी हायर लेवल पे हो गया। लीफ इज एन ऑर्गन। तो मैम लीफ के अंदर कोई टिश्यू होता है जिससे फूड प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर टिश्यू होते हैं बेटा। बट मैम वी कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स फ्रॉम सनलाइट, सो इट इज वेल डेवलप्ड इन दैट एस्पेक्ट। नहीं, दैट इज बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है प्रमे, आई अग्री टोटली विद दिस कि हम एक्चुअली हर चीज को अपने ही स्पेसिफिक पैरामीटर से देखते हैं, बट एक्चुअली एक छोटी सी डिफरेंस भी है when it comes to plants and animals। देखो, let's come on to a basic difference between the plant and animal tissue and why it is so। ठीक है प्रमे, ये डेफिनेट बात है कि प्लांट्स वेल डेवलप्ड हैं बिल्कुल, या मैं ऐसे कहूं कि प्लांट्स जैसे भी हैं, सिंपल हैं, मल्टी सेलुलर है हमारे कंपैरिजन में, लेकिन वो जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये कहना क्या अधिकार नहीं है कि भाई मैं ज्यादा डेवलप्ड हूं और तू कम डेवलप्ड है। हाँ, ये हो सकता है कि हम ऐसा ना कहें, बट देन वो हमसे अलग है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स को हम कैसे पहचानते हैं, दे आर स्टेशनरी मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टक एट अ पोजीशन, राइट? हम प्लांट्स को कैसे पहचानते हैं कि वो एक ही जगह खड़े रहते हैं? मोस्ट ऑफ देम, यस यस ना। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, हम एनिमल्स को क्या कहते हैं? द लोकोमोशन इज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाट डू यू से? लोकोमोशन उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक एनिमल है, एक चींटी, कॉकरोच, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उसको तो एक क्या कहते हैं ना, खुजली लगी रहती है कि नहीं चलने का है, इधर से इधर मूवने का है।
तो एक ही जगह खड़ा है और एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर रहा है। मूवमेंट दोनों कर रहे हैं, लेकिन लोकोमोशन एनिमल्स कर रहे हैं। तो जो लोकोमोशन करते हैं, एक से दूसरी जगह आते जाते हैं, नेचुरली उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ना प्रमेय? यस मैम। है ना? तो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए उनके पास लिविंग सेल्स ज्यादा होते हैं एनिमल्स के पास, एज कंपेयर टू द प्लांट सेल जिनके पास डेड सेल्स ज्यादा होते हैं। मैम डेड सेल का डेफिनेशन क्या है? मैम डेड सेल का मैम हाउ डू वी क्लासिफाई सम थिंग्स एज लिविंग एंड सम सेल्स एज डेड? It is as simple as like कि a living cell will show all the metabolic reactions while the dead cell is unable to do it. Right? A dead cell is, let us say that like when it comes to the all the basic metabolic reactions which are taking place in a cell, they are the exchange. बिल्कुल बेसिक सा ले लेते हैं ना कि कोई लिविंग है या नहीं है लिविंग सेल। वो कैसे पता चलता है? कि वो जो लिविंग सेल है वहां पर एक्सचेंज होगा मटेरियल का, है ना? आएगी चीजें और जाएंगी। हाँ, लेकिन जो लिविंग नहीं है, डेड है, वहां पर आएंगी जाएंगी चीजें नहीं। राइट? जब चीजें आएंगी नहीं, जब चीजें जाएंगी नहीं, तो क्या होगा बताओ? अगर मान लो एक छोटा सा आपका उंगली है और उंगली में आपने कस के कपड़ा बांध लिया और आप यू मेक श्योर दैट यहां तक ब्लड आगे ना जा पाए, तो क्या होगा प्रमेय? क्या होगा? क्या वाइट हो जाता है। वो जो पार्ट है जहां ब्लड नहीं जा रहा है, वहां पर ब्लड जो चीजें लेकर जाता है वो नहीं पहुंचती, तो यानी इस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इस पार्ट में फूड नहीं पहुंचेगा, और इस पार्ट का वेस्ट आगे वेस्ट के द्वारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा? क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, धीरे 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 दैट फिंगर विल बी डेड, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डेड सेल, right? So when it comes to the plant and the animal tissues, they are definitely different. And प्रमेय की बात को मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, प्लांट्स जो है उनका अपना एक स्थान है, बिल्कुल। तो प्लांट टिश्यूज को हम कैसे समझे? प्लांट टिश्यूज ज्यादातर स्टेशनरी होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज के बने होते हैं, डेड सेल्स के बने। तो वहीं पर एनिमल टिश्यूज लोकोमोशन की वजह से, हायर एनर्जी नीड्स की वजह से ज्यादा लिविंग सेल्स चाहिए उनको। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ कोशा? Ma'am, if the cells in plant tissues are dead, then how do they carry out functions? Most of them. Most of the cells which are present in the Like plant, they are dead. All of them are not dead. What these extra dead cells are doing, they are providing the supporting structure. जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसका नाम स्क्लेरेन्काइमा। ये जो एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा है, जो बड़े बड़े पेड़, मोटे मोटे तने वाले पेड़ खड़े हैं, इनमें जो मोटा तना है वुड, उसका मैक्सिमम पार्ट डेड होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट वुड इज डेड, राइट? सो एक्चुअली लिविंग पार्ट छोटा सा ही है, पर वो है, और प्रोटेक्शन वाला पार्ट ज्यादा है। तो दे नीड मोर प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर एट अ प्लेस एंड दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो दे हैव क्रिएटेड सेल वॉल्स, दे हैव क्रिएटेड दिस डेड टिश्यू स्ट्रक्चर, जिससे कि उनका लिविंग स्ट्रक्चर अंदर रहे, बचा रहे। ठीक है कोशा? मैम। Yes. हाँ बेटा। Ma'am, cells die all over the plant, but how are they transported to the regions where support is needed? I didn't get the question. Can you kindly repeat it? Ma'am, cells die in all regions of the plant, and supportive tissues are at specific regions only. So how are dead cells transported? most of देखो, एक सिंपल सी बात समझो। एक आपके और हमारे बॉडी में skeleton है, endoskeleton है, that is providing the support to your body. I am able to stand or move due to the presence of this skeleton of mine. Yes? Yes. Did they have any kind of skeleton? They don't have. They have cell walls. They have tissues. This dead tissue, which is providing them the support to stand. And it is present in each and every part of the cell. In each and every part. Except few parts जहां पर growth हो रही है, जैसे meristematic regions वगैरह, this supportive tissue which is comprising this dead cell part, it is present in most of the part. Cell wall है सबसे important example, right? तो वो cell wall भी क्यों है? Support दे रहा है cell. It needs that support because it does not have any kind of supporting structure framework like skeletons, which is present in animals, right? Yes, ma'am. Okay. So in this way, एक बहुत important जो यहाँ पर difference है, I would like to outline here, very important.
जो जैसे अभी बात कर रहा था प्रमेय ना, एक अच्छी सी बात चीज है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल किंगडम में आप जो चीज नहीं देखते हो, जो चीज आप प्लांट किंगडम में देखते हो, प्लांट किंगडम में आप देखोगे डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं स्पेसिफिक। व्हाट आई वुड से इज लाइक कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा बॉडी में ऐसा नहीं है कि भैया यहां से मैं डिवाइड करने लग जाऊंगी और ये नॉन डिवाइडिंग रीजन, इट्स नॉट लाइक दैट। बट व्हेन इट कम्स टू अ प्लांट बॉडी, if I would draw the diagram of a plant, then in the plant body we have specific regions of growth, right? So if I'm going to draw here that specific region, let us say this tip of the plant, it is growing region, right? So this tip specifically is growing, while rest of the part, let us say that rest of the part is not growing. So this is a growing region and this is the non-growing region. It does not happen in a body. Yes? Okay? All right. Yes, ma'am. And this is one of the reasons that they keep on growing till the end of their life. Yani they can grow till the end of their life. Okay? Are we clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बच्चे, कुछ पूछ रहे कोई? No, ma'am. No, ma'am. तो अब हम मैम एक क्वेश्चन था मैम, आपने क्लास में बताया था कि वी एज बिकॉज आवर सेल्स, बिकॉज द एनर्जी ऑफ मेकिंग, मतलब जो हम सेल्स बनाते हैं वो उसका प्रोसेस स्लो होते जाता है और एंड में बंद हो जाता है। तो मैम प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है? बट यू से दैट देखो ग्रोइंग, एक्चुअली क्या होता है, हम अगर बात करें तो हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी इस तरह से शो कर रहा है। हमारा जो पूरा ओवरऑल बॉडी है उसमें ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन ग्रोइंग है। मैं अगर आप ऐसे कहूँ कि मान लो किसी ने एक पेड़ था तुम्हारे घर के पास, उसको काट दिया, पूरा पेड़ काट दिया। पेड़ काटने के बावजूद भी अगर उसमें कोई छोटा सा भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट रह जाएगा तो वहां से भी आप देखोगे कई बार पोपले निकल आती है। देखते हो? Yes, ma'am. कटे हुए मरे हुए पेड़ों में से निकल आते हैं। एनिमल्स निकल सकते हैं, बन सकते हैं, बिकॉज we do not have that kind of differentiation between the dividing and the non-dividing part. No. Right? So in that manner they are simple, and that is the benefit of being simple they are having. हम सिंपल नहीं, हम कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी का ये प्राइस है, मर गए तो मर गए। राइट? Yes, ma'am. So this is it. Yes. So definitely I would agree with that एक सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी खासियत है, बिल्कुल, और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी विशेषता है। तो ये बात तो मेरे को लगता है एक बहुत ही पते की बात है जो इस छोटी सी एक लाइन में है कि मतलब it is actually difficult to be simple, right? But then you had your own benefits of being simple. So if I give you an example of bacteria, if you remember that from the last year's classes, and whenever we talk about bacteria is the most primitive and it is one of the most simplest of all organisms. Still it is existing for all these years, all these billions of years, when somebody is going and coming, right? हम इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होने का दावा करते हैं, लेकिन आज को अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस हो जाए, मतलब जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये सब, तो एक छोटा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी पूरी स्पीसीज की जान निकाल सकता है हमारी, क्योंकि बैक्टीरिया तो हैं, they are still surviving, they have survived what not, each and every kind of atmospheric situation and conditions. तो adaptability and flexibility is lacking in complex multicellular organism, which is present in simple या तो unicellular or multicellular organism, right? But ma'am, we also need to blame the circumstances in which the humans evolved for our less adaptability. But then if human beings are being posed to this less adaptability, what I'm saying is that like this less adaptability is giving you that complexity. What I would say is like, if I'm having a very hi-fi phone with me, right? So my hi-fi phone is actually a sensitive device. Whenever you talk about a very complex machine, you're talking about a very sensitive machine as well. It will be very sensitive to the fluctuations. You will take great care of it. इसकी efficiency बहुत होगी, लेकिन then इसके अपने नखरे होंगे. It will not be able to work on this, that. जैसे Apple को लेते हैं, तो Apple हर एक डिवाइस के साथ नहीं कर पाता, compatible नहीं होता. हाँ या ना? है कि नहीं ना? Yes, तो अगर आप एप्पल हैं और एप्पल की तरह हर एक की चीज के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फायदा है
लेकिन नुकसान भी है, हर एक चीज के साथ कंपैटिबल नहीं होने का नुकसान ये हो जाएगा एप्पल को कि जो लोग अलग अलग डिवाइसेस के साथ काम करना चाहते हैं वो नहीं लेंगे उसको, है ना, ये भी एक बात है। तो इस तरह से आप एक्चुअली इवैल्यूएट करना कौन बेनिफिट में रहा या नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाउएवर हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, ये बात सच है। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं आपको, तो एक्चुअली हम प्लांट टिश्यूज को हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, प्लांट एनाटॉमी में। तो प्लांट एनाटॉमी के फादर है एन ग्रू, और हम जब इसकी बात इंडिया में करते हैं तो डॉक्टर के ए चौधरी का नाम जरूर लेना चाहिए, वो इंडियन प्लांट एनाटॉमिस्ट हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। नगेली इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट एनाटॉमी। और टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर or dissimilar cells that perform a common function and have a common origin. अब common origin का मतलब है embryonic origin same होगा, but then embryonic origin same होने के बाद वो फिर क्या करते हैं? differentiation दिखाते हैं, division of labor हो जाता है। You remember that? Yes. Right. So that differentiation after the embryonic origin, तो वो डिफरेंशिएट कर गए, यानी कि जो जाइलम की ट्रेकीज थी, वैसल्स थी, पैरेन्काइमा था, फाइबर्स थे, वो सब का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, बस उन्होंने डिफरेंशिएशन अलग अलग दिशा में कर लिया कि भाई मैं तो पानी सप्लाई करूंगा, मैं यूनिसेलुलर रहूंगा, मैं फूड सप्लाई करूंगा, मैं फूड दूंगा, और मैं सपोर्ट दूंगा। तो सब एक होते हुए भी अलग अलग डिफरेंशिएट कर गए, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ बीइंग अ टिश्यू, राइट? यस मैम। होप कि आपको समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट बना हुआ है या नहीं, आई डोंट नो। या यस मैम। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो हम जब इनकी टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, राइट? तो जब हम सिंपल टिश्यूज की बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। तो एक सिंपल टिश्यू है, सिंपल का मतलब ही ये है कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल का बना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट? ओके, राइट? तो जो जाइलम है, अभी जो मैंने आपको जाइलम बताया था, वो कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स हुआ कि सिंपल टिश्यू हुआ? हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू। So each tissue has a specific function. Naturally, it is having a specific function to perform, and different types of tissue of a plant function in a coordinate manner. What it means is that एक प्लांट है, एक प्लांट एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के टिश्यूज है। ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, ये रहा स्क्लेरेन्काइमा, ये रहा पैरेन्काइमा, ये सारे अपना काम कर रहे हैं अलग अलग, पर फिर ये इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन में आकर इस प्लांट को बना रहे हैं, right? Okay? Yes ma'am. Fine. So here I'm going to show you an important chart. Visible है क्या या नहीं है बताओ? थोड़ा इसको जूम कर दूं? मैम थोड़ा ब्लर है। थोड़ा मैं समझा दूं? नहीं हो जाएगा ब्लर फिर, ठीक है? I would help you out in this. हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू का, एक बिल्कुल बेसिक सा कैटेगराइजेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये रहा प्लांट टिश्यू। तो जो प्लांट टिश्यू हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। अगर वो डिवाइडिंग है तो मेरिस्टेमेटिक है, और अगर उन्होंने डिवीजन बंद कर दिया है तो वो परमानेंट बन गए, ठीक है? ठीक है? यस मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक ही बाद में परमानेंट बन जाते हैं, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक का मतलब दैट इज केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, एंड परमानेंट का मतलब दैट इज लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप इसको इस तरह से समझो कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो, या ऐसे समझते हैं आसानी से कि मान लो एक इंटर्न है या एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, मेरे ख्याल से आपको ये टर्म अच्छे से समझ आएगा। एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी जो है उसको एक ऑफिस में रखा जाता है, ठीक है? एक ऑफिस में एक मैनेजमेंट ट्रेनी को दिया जाता है जॉब, प्रोबेशन पर है वो, ठीक है? तो इस प्रोबेशन पीरियड में जो ट्रेनी है उसको सभी कुछ सिखाया जाएगा, उसको बोलेगा भैया तू मार्केटिंग भी देख, तू सेल्स भी देख, और तू रिसेप्शन भी देख, सब कुछ देख, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का उसको अंदाजा दिया जाएगा, ठीक है? तो वो ट्रेनी सब देख रहा है कैसे काम हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करते हैं, ऐसे करके उसने पूरा लर्न कर। अब उसका मान लो 3 मंथ्स का प्रोबेशन पूरा हो गया,
जब उसका 3 महीने का प्रोबेशन पूरा हो गया तो 3 महीने बाद जो HR डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ट्रेनी जो है सेल्स में बहुत अच्छा करता है, तो उन्होंने उसे सेल्स डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने लग गया। तो वो मैरिस्मेटिक था जब वो मैनेजमेंट ट्रेनी था, और अब उसको प्रमोट कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट ने, एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया, अब ये करना है तुमको, सब नहीं करना है, ये करना है। ये करना है मतलब यू हैव टू बिकम perfect in your work, you have to be the master of your work. This is what is the permanent tissue. A meristematic tissue has the function of only division, but then after division what it has to do, सिर्फ डिवाइड करने का मतलब आप डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, बहुत सारे सेल्स लगा दिए, लेकिन अब उन सेल्स को ये तो बताओ कि उन्हें करना क्या है डिवीजन के अलावा, ये क्या करें, इसको क्या चाहिए ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को क्या करना है, उसे पानी लाना है, ले जाना है, फूड बनाना है, जो भी तमाम सारे फंक्शंस हैं उसमें से एक फंक्शन अलॉटेड हो जाता है उस परमानेंट टिश्यू। क्लियर हुआ? yes ma'am. सो तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन वी डिवाइड द प्लांट टिश्यूज इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, राइट? Permanent has lost their capacity of cell division. Now let's divide the permanent tissues. Merismatic को हम अभी पढ़ते हैं, तो permanent tissues को हम divide करें which have lost their capacity to divide into simple, जिसकी अभी अभी हमने बात करी थी, single cell type, Yes, ma'am. and complex, more than one cell type. Okay, Yes, ma'am. Yes. fine. When we talk about the simple permanent tissue, if I'm going to spell it, I have to spell it simple permanent tissue. The simple permanent tissue को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। Simple permanent tissue में आपके आ जाता है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा में अगर क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोफिल है, तो इसे हम कह देंगे क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल। एपिडर्मिस को भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही रखा जाता है, हाउएवर उसमें से स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स भी बनते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे, तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा जाइलम जो पानी और मिनरल्स को लाता ले जाता है, और फ्लोएम जो फूड को लाता ले जाता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so let us proceed on to the next one, and the next slide is of the kind of plant tissues. यही वाला हमने एक बार छोटा सा यहाँ लिख दिया है, broadly classified on the basis of the stage of development into meristematic and permanent. When we talk about the permanent, they are simple tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and epidermis, complex tissue, xylem and phloem. और meristematic को अब हम divide करेंगे दो बेसिस पर, दो अलग अलग बेसिस पर। Let's come on to the meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक को ध्यान रखना है, याद रखना है कौन है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो सेल्स के बने हैं जो सेल्स एक्टिव सेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, एक्टिव सेल डिवीजन है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नंबर 2, दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। वो कौन से होते हैं ग्रोइंग रीजन? टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट, है ना। इसके अलावा लीफ प्राइमोर्डिया जहां से लीफ निकल रहा है, और वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम पे अभी हम आएंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे। वैस्कुलर का मतलब आपको सबको पता है, वैस्कुलर का, हाँ, ट्रांसपोर्ट, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारा वैस्कुलर टिश्यू क्या है? Blood. Blood. That's it. तो अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक बार थोड़ा डिटेल कर लेते हैं यहाँ पर। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लिविंग, वेरी सिंपल। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है लंबाई चौड़ाई बराबर, without intercellular space, very important characteristic feature, they do not have any kind of intercellular space, यानी दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज do not have without intercellular space, right? They have dense cytoplasm. Dense cytoplasm क्यों है? जिवेश, खूब सारा साइटोप्लाज्म है इसके सेल में, क्यों है? क्या करना है इसको जो इसको इतना सारा साइटोप्लाज्म चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए? हाँ जिवेश,
Jivesh, are you there? Jivesh, Saumil. Ma'am, because it has to divide. It has to continuously divide. It is working continuously. Because of that continuous division, it need to, right, Kosha? It need to have a dense cytoplasm. Prominent nuclei, obviously, again, for the very same reason, right? Prominent nuclei again. Fine. So let's proceed in like here. Cellulosic cell. When I'm talking about the cellulosic cell wall, I'm talking about the primary cell wall. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल वॉल्स के बारे में, तो यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बन रही है, यहाँ सेल वॉल है बिल्कुल बेसिक सेल्यूलोजिक, पतली है सेल्यूलोज की प्राइमरी वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल. ठीक है, खूब तेजी से काम हो, जल्दी जल्दी. नो रिजर्व फूड, ये रिजर्व फूड नहीं रखते हैं, यानी इनमें फूड स्टोर नहीं होता है, ना ही इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और प्लास्टिड्स. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, और इनकी वैक्यूल्स भी स्मॉल है. दिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू के बेसिस पर हम एक डायग्राम देखेंगे. ठीक है, ये डायग्राम्स जो है इस चैप्टर में. हाँ बेटा. Ma'am, like you said that some of the meristematic tissues, they get converted into permanent tissues after some time. Most of them gets converted. हाँ. So then their characteristics also change? Yes, they differentiate, na Kosha? They differentiate. When I would just like to mention here that कि जैसे मान लो एक बच्चा है जो कॉलेज पढ़ने गया, ग्रेजुएशन करने गया, तो जब उसने ग्रेजुएशन किया तो वो कुछ डिफरेंट था, अब वो जब जॉब कर रहा है तो वो कुछ डिफरेंट है, अगर वो अपना बिजनेस कुछ एक्सटेंड डाल रहा है तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा. तो नेचुरली हर स्टेज पर डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी नॉलेज में और उसके टेम्परामेंट में, हर चीज में, है ना. बिल्कुल ऐसे ही मेरिस्मेटिक सेल बिल्कुल बेसिक है, ये हमें मिला था. अब इससे मैं किस पाथ में जा रही हूँ, मैं जाइलम बन रही हूँ, मैं फ्लोएम बन रही हूँ, दैट ऑल डिपेंड्स. डेफिनेटली चेंज होता है. ओके, यस. ये एक मेरिस्मेटिक सेल का. हाँ, मतलब ये एक सुपर सेल है, किसी भी सेल में बदल सकता है. हाँ बिल्कुल, ये किसी भी सेल में बदल सकता है, बिल्कुल. मेरिस्मेटिक सेल्स जो हैं, यहाँ पर ये मेरिस्मेटिक सेल्स दिखाए हैं आपको, इसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल एकदम एंड टू एंड ये जैसे टाइल्स की तरह यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कोई इंटरसेलर स्पेस एक दूसरे को नहीं दिया, यानी सेल के बीच जो स्पेस होता है वो नहीं है. ढेर सारा साइटोप्लाज्म दिखाया है, बीच में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, पर वैक्यूल्स बहुत छोटी होती है, और एक पतली सी सेल वॉल भी है. ये हैं आपके मेरिस्मेटिक सेल से बने मेरिस्मेटिक टिश्यू. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. यस मैम. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन. एक्चुअली जनरली हम क्या करते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ही डिवाइड करते हैं. यहाँ पर मैं आपको पहले इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें हमें आगे काम में आएंगी. मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम उसके ओरिजिन की बेसिस से, यानी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बेसिस पर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं 3 कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरी है. सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम, फिर आ गया प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर आ गया सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर क्या आ गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो ये प्रो का मतलब क्या है, कोई बता सकता है प्रो का मतलब क्या होता है? पहला, कहते हैं ना प्रोकैरियोटिक, प्रोएक्टिव, पहले, पहला, प्रिमिटिव. यस, ये भी कह सकते हो प्रिमिटिव. तो इफ आई एम मेंशनिंग हियर प्रो मेरिस्टेम, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द पिताजी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. प्रो मेरिस्टेम का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो मेरिस्टेमेटिक रीजन डेवलप हुए. रेडिकल प्लूम्यूल पहले मैं बता दूं. लेट अस टेक दैट दिस इज सीड ऑफ मेज. ओके, मक्का. पॉपकॉर्न खाए? Yes, ma'am. Yes. ये मक्के का सीड बनाए हैं हम. इस मक्के के सीड का मैक्सिमम पोर्शन तो फूड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसका नाम है एंडोस्पर्म. तो ये एक टिश्यू है एंडोस्पर्म, जिसको आपको और हम पॉपकॉर्न बना बना के खाते हैं भून के. अब इसमें काम का पार्ट का है, काम का पार्ट देखते हैं. काम का पार्ट नीचे बना रही हूँ. ये सीड है, तो सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, नहीं होगा? Yes. है ना. इस सीड से क्या निकलेगा? प्लांट निकलेगा. तो इस सीड से जो प्लांट निकलेगा वो निकलेगा कहां से? इस सीड से निकलेगा प्लांट इन 2 मेन रीजन से, जिन्हें मैंने ब्लैक कलर से डेवलप किया. एक ये रीजन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम प्लूम्यूल. क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूम्यूल. ये प्लूम्यूल से निकलेगा ऊपर शूट.
और ये जो नीचे वाला है इससे निकलेगा रेडिकल यानी रूट, रेडिकल से निकलता है रूट। सही है ना? सही है। Yes, ma'am. तो ये सीड है और इस सीड के अंदर, मक्के की सीड के अंदर हम देख रहे हैं छोटा सा एम्ब्रियोनल पोर्शन है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल है। प्लूम्यूल वो पार्ट है सीड का जिससे शूट निकलेगा, ऊपर वाला पार्ट, और रेडिकल वो पार्ट है जिससे रूट निकलेगा, नीचे वाला। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम इसके पास में, इनकी जो रेडिकल और प्लूम्यूल की टिप्स है उनके पास में छोटे रीजन्स में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेजेस में, बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अब यही प्राइमरी प्रोमेरिस्टेम बन जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्राइमरी मेरिस्टेम में। It will get converted into primary meristem. So primary meristem actually they originate from promeristem, right? This primary meristem, like promeristem, continue to divide. It continue to divide. Difference क्या है कि प्रोमेरिस्टेम से बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, इससे बनेगा परमानेंट टिश्यू। क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ये बात तो समझ गया ना कि परमानेंट टिश्यू क्या Yes, ma'am. का? तो प्रो से बन गया प्राइमरी और प्राइमरी से बन गया परमानेंट। ठीक, दोनों प्रो और प्राइमरी दोनों के पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, लेकिन परमानेंट के पास नहीं है। इतना बात समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. अब हमारे नीचे के इस वाले पार्ट पर ये थोड़ा सा अलग है, इन द सेंस इसके बारे में आपने जनरली नहीं सुना है, अभी हमने डिस्कस भी नहीं करा। ये कहलाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हो गया? प्राइमरी मेरिस्टेम तो समझा, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? देखो यहां पर मैं फिर से एक वही टिप वाला डायग्राम अगर बनाऊं, इस टिप वाले डायग्राम पे रेड कलर से ये मैंने बना दिया प्राइमरी मेरिस्टेम वाला पार्ट। ठीक है, ये लाल रंग के सेल्स बना दिए मैंने। समझ गए? Yes. अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ऊपर चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, Yes, ma'am. बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का क्या मतलब है? बढ़ जाने का मतलब ये है कि ये पार्ट जो है अब इतना हो गया और ये पार्ट आगे शिफ्ट हो गया है। ऐसे बना दूं ये? Yes. ये वाले पार्ट में भी क्या आ गया आपका? परमानेंट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, ये जो टिप के कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे गॉट शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहां भी शिफ्ट हो जाते हैं, यानी सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे आर शिफ्टेड, right? And these secondary meristematic tissues they develop from the permanent tissue in this way. तो क्या हुआ? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन था, इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के ग्रो करने से यहां पर क्या बन गया? अब परमानेंट टिश्यू वाला रीजन बन गया, और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स नीचे शिफ्ट हो गए, तो इस परमानेंट टिश्यू से बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहीं से निकलेंगे सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक है, So, ma'am, does it also carry out division? एक्चुअली डेफिनेटली इट डज कैरी आउट डिवीजन। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर एक और भी बात को हमको समझना पड़ेगा। प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम सभी पौधों में मिलता है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो आपको मिलता है डाइकॉट्स में। किसमें मिलता है? डाइकॉट्स में। डाइकॉट कौन से पौधे होते हैं? डाइकॉट वो पौधे होते हैं जिनमें वुड डेवलप होती है। ठीक, ऐसे समझे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जिनमें वुड डेवलपमेंट होती है। तो वुड का डेवलपमेंट करने के लिए हमें लगता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या लगता है? Secondary meristem. इसको छोटा सा समझा दूं। ये देखो, ये मान लो एक सेक्शन है किसका? आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है एक डाइकॉट प्लांट का। तो इस डाइकॉट प्लांट के सेक्शन में एक और छोटा सा यहाँ पर रिंग बना देती हूँ। अभी मैंने आपको एक नाम मेंशन किया था ना, याद है? अभी वैस्कुलर कैम्बियम, याद है? Yes, ma'am. ये जो मैं ये ब्लू कलर के ये बना रही हूँ लड्डू टाइप के, आप जो भी समझो इसे, ये एक्चुअली मैं बना रही हूँ वैस्कुलर टिश्यू। थोड़ा सा समझाऊंगी। ये एक प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ऐसे इस ट्रांसवर्स सेक्शन में प्लांट के पास 3 तरह के टिश्यूज है, 3 तरह के।
ये सबसे बाहर वाला जो प्रोटेक्ट करता है इसको बोलते हैं हम इपीडर्मल प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक ठीक है। Yes, ma'am. ये इसका क्या बना रहा है, ये इसका ग्राउंड बना रहा है, इसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड Ground tissue. टिश्यू। अब तीसरा ये जो गोल गोल ब्लू कलर के अंडे बनाए हैं, ये गोल गोल ब्लू कलर के अंडे हैं एक्चुअली वैस्कुलर टिश्यू, जो क्या करेंगे? सप्लाई का काम Transport. करेंगे Transport. वाटर या फूड की। यानी इसमें क्या आएगा वैस्कुलर में? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ठीक है। Yes, ma'am. अब आप यहाँ पर ये जो मैंने एक रेड कलर का रिंग दिखाया है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू से होता हुआ, ये बाहर का रिंग अलग है, ये रेड कलर का ये वाला जो रिंग है। Yes, Yes. ये रिंग बता रहा है आपको सेकेंडरी टिश्यू के बारे में। ये रिंग एक्चुअली है सेकेंडरी टिश्यू, जिसे कहेंगे हम लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे हम? Okay, ma'am. lateral Lateral meristem. meristem. तो सेकेंडरी में मेरिस्टेम लिख दीजिए एक्चुअली आप. सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्चुअली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है, राइट? और बाद में डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसमें पावर ऑफ डिवीजन आता है, जिससे कि ये जो मैंने बनाया है अंदर, ये है क्या है? ये मैंने बनाया है कैम्बियम। ये पूरा रिंग क्या है? कैम्बियल रिंग है। ठीक है। इस कैम्बियल रिंग से बाहर और अंदर की तरफ डिवीजन होगा, जिससे कि इसकी पेड़ की मोटाई बढ़ेगी। तो जो डाइकॉट होते हैं, जैसे मैंगो, पपाया, नीम, ये सब डाइकॉट है जिनमें वुडी ग्रोथ हो रही है। तो डाइकॉट में जो वुडी ग्रोथ हो रही है, मोटाई बढ़ रही है उसकी ट्रंक की, दैट इज ड्यू टू दिस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, Okay, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. तो पक्का? हाँ, एक बार आप लिख दीजिए क्या लिखूं बता? हम डायग्राम में. मतलब इस डायग्राम में लिख दूं? इस वाले डायग्राम में लिखूं कैम्बियम? Yes, ma'am. अच्छा, लिख देती हूँ। सो दिस इज एक्चुअली द कैम्बियल रिंग। एक सेकंड, कुछ फालतू चीजें रब कर दूं ना, फिर यहाँ जगह नहीं बची। तो ये आपका है लाल रंग का कैम्बियल रिंग। ये कैम्बियल रिंग जो है डिवाइड होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। इससे मोटाई बढ़ती है सेल की, और इससे ट्रंक की मोटाई बढ़ती है। तो वुड की डेवलपमेंट इससे हो रही है। ठीक है ना? ठीक, अभी क्लियर नाउ? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाएंगे क्या? Yes, ma'am. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्लियर हो गया बच्चों? Yes. Now let us start with on the basis of the position. Fine? मैं पहले आपको पोजीशन दिखा रही हूँ, डायग्राम देखते हैं। ठीक है? Can you actually clearly see the diagram? Diagram is clear to you or not? Yes, ma'am. It's clear. Clear. Okay, just a minute. तो थोड़ा सा हम यहाँ डायग्राम को अब ध्यान से देखेंगे। अभी आउटलाइन कराऊंगी मैं आपको। ये एक पौधा है, इस पौधे का टर्मिनल बड जो एकदम एपेक्स पे प्रेजेंट है, इस टर्मिनल बड को इन्होंने यहाँ एनलार्ज कर दिया। तो आप यहाँ देखोगे इस टर्मिनल बड के बिल्कुल बीचों बीच ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया, मैं इसे ब्लू से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये दिखा रहा है इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन इसके एपेक्स पे प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि अपनी पोजीशन के बेसिस पर हमने इस मेरिस्टेम को नाम दिया एपिकल। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। देखो यहाँ पर एकदम क्लियर, और भी अच्छे तरह से क्या किया है इन्होंने क्लियर। ये जो टर्मिनल बड है यहाँ पर दिखाए हैं, इट कंटेन्स अ शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रहा, ये वाला। अच्छा, मैंने ब्लू कलर से बता दिया, एक मिनट रुक जाओ, दूसरे कलर से यूज करती हूँ। ये देखो, ये रहा शूट एपिकल मेरिस्टेम। इससे ये शूट बढ़ रहा है ऊपर, ठीक, ऑरेंज कलर से। ठीक है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब ऐसे यहाँ देखो, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, इससे लीव्स का डेवलपमेंट होगा। लीफ प्राइमोर्डिया भी क्या है? मेरिस्टेमेटिक। इससे भी क्या होगा? यहाँ पर इसको कवर करते हुए लीव्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक, ये भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका दूसरा पोर्शन। दिस इज व्हाट दे हैव टेकन। ये पूरा नोड इंटरनोड में ध्यान दिला दूं एक बार सबको। As you can see, this plant is having some structures like this. These lines from which the branches, buds, etc. emanate, या जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इन्हें कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं बच्चों?
नोड्स। अभी बताया था मैंने कि कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नीचे शिफ्ट हो जाता है, बताया था। Yes. तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहां से नए नए बर्ड्स, ब्रांचेस, लीफ वगैरह निकलेंगे, नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? Internode. इंटरनोड, राइट? ओके, Yes, ऑलराइट ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. लेट Yes. मी कंप्लीट द Yes, डायग्राम। ma'am. डोंट वरी, मैं आपका ब्रेक नहीं खाऊंगी। ठीक है, बस लास्ट चीज और देखेंगे। तो ये रहा आपका इंटरनोड, वो रहा आपका नोड, और जो नीचे वाला पार्ट है ये इन्होंने दिखाया रूट। रूट में एक बात छोटी सी मेंशन करना चाहूंगी मैं, ये देखो डायग्राम में भी है मेंशन कि रूट में भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, पर देखो वो किसी चीज के नीचे, जिसे हम कहते हैं रूट कैप। सो दिस रीजन, कैन यू सी दिस रीजन, ये रूट कैप, रूट के ऊपर एक कैप होती है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं, रूट कैप। और इस कैलिप्ट्रा के नीचे, इससे कवर्ड है मेरिस्टेमेटिक रीजन कैलिप्ट्रा से, इसके नीचे प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Okay. So that was all for today's class. We will be continuing on this chapter and we'll meeting for the test in DCC. Okay? Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Ma'am. Thank you, you. ma'am. Bye. Bye.